नमस्कार दोस्तों, आज के बजट स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जो बजट 2021 है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ पे काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ऐसी अपेक्षा थी, ऐसी आशा थी कि इस बजट के अंदर जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके अंदर कुछ बदलाव किया जाएगा, लेकिन इस बजट के अंदर टैक्स स्लैब्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये उम्मीद या अपेक्षा इसलिए थी कि अगर मान लीजिए टैक्स रेट्स के अंदर कटौती की जाती है या एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ाई जाती है तो जो टैक्स पेयर है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। अगर उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर टैक्स स्लैब्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया तो मैं आपको बहुत बार अपने चैनल के द्वारा बताता हूं कि हमें पैसिव इनकम के जो कुछ सोर्सेज हैं उनको जनरेट करना ज़रूरी है, ताकि हम यहाँ पे एक ऐसी इनकम का सोर्स जनरेट कर सकें जब हम काम नहीं कर रहे या हम सो रहे हैं तो उस समय भी हमारी इनकम या रिटर्न्स जो हैं वो जनरेट होते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कह चुके हैं कई बार कि आपके पास कोई एक ऐसा तरीका ज़रूर होना चाहिए कि जब आप काम ना कर रहे हो, आप सो रहे हो, तो उस समय भी आपके रिटर्न्स या इनकम जनरेट हो रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, ऐसे किसी तरीके को नहीं ढूंढ पाते, तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे तो वहाँ पे निवेश करके, स्टॉक मार्केट में आप निवेश करके, अच्छे स्टॉक्स का चयन करके उसके अंदर निवेश करके आप यहाँ पे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सो रहे हैं या एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे तब भी आपके रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सेंसेक्स ने पिछले 10 साल के अंदर 130% उसके अंदर हमें एप्रिसिएशन देखने को मिली है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे निवेशकों का इंटरेस्ट था, स्टॉक मार्केट ट्रेंड भी कर रही थी, स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अप मूव भी आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और किस स्टॉक के अंदर निवेश करके हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, और ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं केवल 5 मिनट में एंजल ब्रोकिंग के द्वारा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने बजट के दूसरे पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे एक आपके लिए अच्छी खबर ये है कि सरकार ने इस बजट के अंदर कहा है कि जो रिट्स या INVITS होते हैं, रिट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और INVITS इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इनके डिविडेंड के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, रिट्स के बारे में हमने रिसेंटली एक वीडियो के अंदर भी चर्चा की थी। तो यहाँ पे आपकी जो डिविडेंड इनकम है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है वो ये कि जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और वहाँ पे अगर मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने अपनी पूरी इनकम डिक्लेयर नहीं की या आपने यहाँ पे टैक्स इवेजन किया है, तो आपका जो रिटर्न होता है उसको रीओपन किया जा सकता है असेसमेंट के लिए 6 साल तक। लेकिन अब ये जो 6 साल का पीरियड है इसको 3 साल कर दिया गया है। तो इससे टैक्स पेयर्स को काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि आपको ये डर नहीं रहेगा कि पिछले 6 साल तक के मेरे रिटर्न्स जो हैं वो रीओपन किए जा सकते हैं। अब ये जो समय सीमा है 6 साल की बजाय ये केवल 3 साल कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो FDI की लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 49% से 74%। तो दोस्तों, ये जो कदम है काफ़ी सराहनीय कदम है और इसके द्वारा जो है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा FDI आएगा और इससे इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, 5वें नंबर का पॉइंट है बैड बैंक
क्रिएट किया जाएगा। तो इसकी चर्चा हम अपने चैनल पे काफ़ी समय से कर रहे थे, पिछले कुछ सालों से कर रहे थे, जहाँ पे बैंक्स के एनपीएस को इस बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो बैड बैंक है ये एआरसी और एएमसी के मॉडल पे बनाया जाएगा। एआरसी की फुल फॉर्म होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एएमसी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोस्तों इसकी निटी ग्रिटीज या फाइनल डिटेल्स तो हमें बाद में पता चलेंगी, लेकिन ये बैड बैंक जो है, जिन बैंक्स के एनपीएस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि उन बैंक्स के एनपीएस को इस बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे छठे नंबर का जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे काफ़ी सारे निवेशक जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो एलआईसी के आईपीओ का इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी घोषणा पिछले साल हुई थी, लेकिन अभी तक ये आईपीओ आया नहीं, लेकिन इस बजट के अंदर बताया गया है कि इस साल ये एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा। दोस्तों सातवें नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो बीपीसीएल और कॉनकोर कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, इनको 2022 तक सेल कर दिया जाएगा। बीपीसीएल की जो सेलिंग की बात है या इसको बेचने की बात है, ये पिछले कुछ समय से चल रही है, लेकिन बजट में ये घोषणा की गई है कि 2022 तक इसकी सेल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये बात आपके लिए एज ए निवेशक जाननी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पे आपका आठवें नंबर का पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई छोटे व्यापारी हैं, तो आपके जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है तो वो इस बजट के अंदर 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है, प्रोवाइडेड आपकी 95% या 95% ट्रांजैक्शंस या पेमेंट्स जो हैं वो डिजिटल तरीके से हो। मतलब आप कैश के अंदर डील नहीं करते, आपकी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो 5% या उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी 95% ट्रांजैक्शंस डिजिटल हैं तो टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है वो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपका 9वें नंबर का पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे सरकार ने बजट के दौरान प्रपोज किया है कि 1 पर्सन कंपनी, केवल एक आदमी जो है कंपनी शुरू कर पाएगा, जहाँ पे पेड अप कैपिटल की कोई भी लिमिट नहीं होगी। मतलब वहाँ पेड अप कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और केवल एक व्यक्ति जो है वो कोई भी एक व्यक्ति कंपनी शुरू कर पाएगा। आपको मालूम होगा कि अगर आप मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनी शुरू करते हैं तो वहाँ पे केवल एक व्यक्ति जो है वो कंपनी शुरू नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो केवल एक व्यक्ति जो है वो अपनी कंपनी शुरू कर पाएगा। दोस्तों अगर आप बजट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और इसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट, जहां बजट का मतलब काफ़ी आसान भाषा में समझाया हुआ है। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप बहुत आसानी से बजट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 10वें नंबर का पॉइंट है कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2022 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये समय सीमा 31 मार्च 2021 थी, लेकिन इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है, जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर है अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 11वें नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इम्पैक्ट कर सकता है या जिसका आपके पॉकेट के ऊपर असर हो सकता है, वो है दोस्तों कि एक कृषि सेस लगाया गया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो पेट्रोल के ऊपर ये 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर होगा और डीजल के ऊपर ये 4 रुपये प्रति लीटर होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बजट की जो घोषणाएं होती हैं वो उस साल 1 अप्रैल से लागू होती हैं। तो जैसे आज 1 फरवरी को बजट की घोषणाएं की गई, तो ये जो लागू होंगी ये घोषणाएं ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगी। दोस्तों अब चलते हैं 12वें नंबर के पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे अगर हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि सरकार आने वाले साल के अंदर कहाँ पे पैसा लगाने वाली है या खर्च करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पेंड होगा, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी वो हेल्थ केयर के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास होगी और रेलवेज के लिए ये स्पेंडिंग 1.10 लाख करोड़ होगी और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.41 लाख करोड़ होगी। तो दोस्तों जो कंपनीज इस पर्टिकुलर स्पेंडिंग से जिनको फायदा होगा
ऑब्वियसली उन कंपनीज के स्टॉक्स को भी इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 13वें नंबर का पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या अगर आप निवेशक हैं तो यहाँ पे जैसे आपको मालूम होगा कि इस समय मार्केट को रेगुलेट करने के लिए मल्टीपल कोड्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरकार ने घोषणा की है कि 2022 तक इन सभी को रैशनलाइज करके केवल एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड लेके आएंगे। तो दोस्तों इसकी जो निटिग्रिटीज हैं या फाइनल डिटेल्स हैं वो तो जब ये आएगा कोड तभी पता लगेगा। तो एज ए निवेशक ये हमारे लिए अच्छी खबर है और इसके बारे में आगे आने वाले समय में जब भी कोई जानकारी अवेलेबल होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों 14वें नंबर का पॉइंट भी एज ए निवेशक मेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने घोषणा की है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक इन्वेस्टर्स चार्टर एज ए राइट, मतलब जो आपके राइट्स हैं एज एन इन्वेस्टर सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, तो एक इस तरह का इन्वेस्टर्स चार्टर लाया जाएगा जहां पे आपको आपके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा कि अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर निवेश करते हैं तो आपके क्या अधिकार हैं और आप उन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय ऐसा कोई भी चार्टर नहीं है, जिससे जो निवेशक होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं होता। तो अगर इस तरह का कोई इन्वेस्टर्स चार्टर आ जाता है तो वो मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों यहाँ पे 15वें नंबर का जो पॉइंट है वो ऑटो सेक्टर की कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि फाइनली सरकार जो है वो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आ रही है। दोस्तों इससे ऑटो सेक्टर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है, लेकिन फाइनल डिटेल्स क्या होंगी इस पॉलिसी की वो उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह का फ़ायदा कौन सी ऑटो सेक्टर की कंपनीज को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑटो सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पे निवेश किया हुआ है आपने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर की कंपनीज के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। दोस्तों 16वें नंबर का पॉइंट है कि सरकार जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने जा रही है। 20,000 करोड़ तक का रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों यहाँ पे 17वें नंबर का जो पॉइंट है वो भी एक अच्छी खबर है निवेशकों के लिए। अगर मान लीजिए आपका किसी बैंक के साथ अकाउंट है या खाता है, तो आपने देखा होगा कि अगर वो बैंक फेल हो जाता है या वहाँ पे किसी तरह की कोई लिमिट लग जाती है विड्रॉल के ऊपर, तो निवेशकों को एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों बजट के अंदर ये घोषणा की गई है कि जो इंश्योरेंस होता है, जो इंश्योरेंस के द्वारा वहाँ पे अमाउंट एश्योर किया गया है, 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस के द्वारा एश्योर किया गया है। तो अगर मान लीजिए कोई बैंक फेल हो जाता है या किसी बैंक के अंदर किसी तरह की कोई लिमिट लगाने की आवश्यकता पड़ती है विड्रॉल के ऊपर, तो वहाँ पे जो अमाउंट है विड्रॉल के लिए अवेलेबल रहेगा जितना इंश्योरेंस का अमाउंट है, तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है वहाँ पे निवेशक निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो 5 लाख है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बैंक के ऊपर विड्रॉल की लिमिट लग जाती है, जैसे कि हमने रिसेंट पास्ट में देखा, तो ये जो लिमिट होती है ये 25,000 या 1 लाख तक की विड्रॉल की लिमिट लग जाती है, तो उससे निवेशकों को अच्छी खासी परेशानी होती है। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर वहाँ पे किसी तरह की कोई विड्रॉल लिमिट लगती है तो वो लिमिट जो है 5 लाख की होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एज ए निवेशक या एज ए इंडिविजुअल आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें इस बजट में जाननी ज़रूरी थी, या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इन तीनों फील्ड्स की जो भी महत्वपूर्ण बातें आज के बजट में अनाउंस की गई हैं उसको मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक ब्रीफ या समरी फॉर्मेट में बताने की कोशिश करी। तो आपके लिए इन सब बातों का जानना ज़रूरी था और इस वीडियो के द्वारा मैंने इन सभी बातों को बहुत आसान शब्दों में सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये बजट स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और दोस्तों अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो
वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।